अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और जनाब है मंडे, और ये वही मंडे है जिसका हम आप मिलके जिक्र करते हैं कि जब मंडे आता है तो फिर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, चाहे काम का प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, और फिर ओवरऑल इंसान ये सोचता है कि ये पूरा वीक काम करना है। लेकिन इस स्ट्रेस को जो है वो ओवरकम करना चाहिए, और न सिर्फ स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए बल्कि अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ से दूर रहना चाहिए जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें और अच्छा सोचें, मुस्बत चीज़ें करें, लोगों के लिए अच्छाई करें, तो डेफिनेटली आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। अच्छा जी, अच्छे दिन का आगाज़ जो है वो चाय से भी करना चाहिए, और आज चाय के हवाले से जो है ना वो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त भी बात बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार। जी हाँ, आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, और ये जो इंतज़ार है आपका ये बस ख़त्म होगा, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानियों ने चाय की फील्ड में क्या कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आजकल जो फैशन ट्रेंड है, आजकल जो चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं जिनके बारे में लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जिनके बारे में लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये जो ट्रेंड है इसमें से हम कौन सा वाला ट्रेंड जो है वो पिक करें, कौन सा वाला ट्रेंड जो है उसको ड्रॉप कर दें। चाहे कपड़ों की बात हो या फिर आपकी एक्सेसरीज़ की बात हो, ज्वेलरी की बात हो, हर चीज़ का एक फ़ैशन होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आजकल क्या ट्रेंडिंग है। आजकल कंफर्ट स्टाइल बड़ा ट्रेंडिंग है, कि मतलब जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो चीज़ जो है वो ट्रेंड का हिस्सा है। तो आपको फ़ैशन ग्लासेस के हवाले से बताते हैं कि जो फ़ैशन ग्लासेस हैं वो कौन से होते हैं, और जो फ़ैशन ग्लासेस हैं वो आपको कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, और आजकल जो हैं वो कौन से फ़ैशन ग्लासेस जो हैं वो इन हैं, कौन से फ़ैशन ग्लासेस का जो फ़ैशन है वो है जनाब। तो ये देखिए जी, स्क्रीन पर शो रहे हैं एविएटर्स, ये है कैट आई ग्लासेस। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ये भी लगा रहे होते हैं। फिर ये है राउंड फ्रेम, और फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास आ गए हैं कौन से ग्लासेस। ये जो राउंड ग्लासेस हैं ये ओवर साइज ग्लासेस हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ये इस तरह के जो ग्लासेस आपको नज़र आ रहे हैं ना इस शेप में, थिन फ्रेम, ये भी बड़ा ज़बरदस्त ग्लासेस होते हैं। ये थिन फ्रेम ग्लासेस हैं। फिर ये जियोमेट्रिक फ्रेम्स जो हैं ये आपने देखा होगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं, वर्किंग वुमेंस ने लगाए होते हैं, आउटडोर के लिए बहुत ज़्यादा लगाए हुए होते हैं। फिर उसके बाद जो हैं वो ग्लासेस जो हैं वो जनाब हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, ये कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। और ये रंग बिरंगे चश्मे हैं, स्टाइल जो है ना मगर वो आपका अपना होता है। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। ये नैरो फ्रेम है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये नैरो फ्रेम भी जो है ना वो आजकल बहुत है ना। ये जितने भी ग्लासेस अभी हमने आपको दिखाए हैं, ये है रेबन, ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त ग्लासेस हैं, और बड़े महंगे ग्लासेस जो हैं ये समझे जाते हैं। इसके अलावा जो है आजकल स्मार्ट ग्लासेस भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और स्मार्ट ग्लासेस में जो है ना वो ये AR ग्लासेस, ये बड़े ज़बरदस्त ग्लासेस होते हैं जिनको आप कहते हैं AR ग्लासेस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कि मैथमेटिक्स की ऐसी कौन सी फील्ड्स होती हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमने मैथ जो है वो मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके मास्टर्स होते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये मैथमेटिक्स की जो कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, और जिससे रिलेटेड जो है वो आप आगे इस फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। ये है जी अलजबरा, और फिर इसके अलावा जो है आप टोपोलॉजी में भी रिसर्च कर सकते हैं। फिर डिफरेंशियल नंबर्स जो होते हैं उसमें भी जो है वो आप देख सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कि जी जंगल का बादशाह कौन है। तो अब आपको बताते हैं कि जंगल का बादशाह कौन है। तो जंगल का जो बादशाह है वो कौन है, चीता है या फिर शेर है। तो जंगल के बादशाह वैसे तो शेर ही है, लेकिन आजकल जो है ना वो चीते भाई साहब वो बहुत ज़्यादा इन हुए में, वो बहुत ज़्यादा आगे आए हुए हैं। तो इसमें जो है जो हम बात कर रहे होते हैं स्पीड की, इसमें जो हम बात कर रहे होते हैं कि जी आपने किस तरीके से जो है वो जज करना है, इनका डिफरेंस किस तरीके से बताना है, तो उसके लिहाज से जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि चीता अपनी स्पीड के लिहाज से जो है बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है शेर जो है ये अपना शिकार किस तरीके से करता है, सबको पता है कि भाई शेर तेज़ी से जाता है और जहाँ पे भी इसको अपना शिकार मिलता है कर लेता है। और जो चीता होता है ये अपने फ़र की वजह से, ये जो इसके रोजेट्स होते हैं इसकी वजह से जो है ये पता चल जाता है इसको कि मेरा शिकार कहाँ पर है, और भागने में जो है यानी स्पीड स्टार है, इसका तो कोई सानी नहीं है। इसके अलावा जो जगार है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेपर्ड जो है उसकी भी अपनी अपनी खासियत है। तो ये जो हमने आपके साथ में शेयर किया है ना कि ये चीता, लेपर्ड एंड लॉयन, तो देखें ये जो है ना
ये इस तरह के जानवर हैं जिनसे बच्चे बड़ा फैसिनेट होते हैं और ये बिग कैट्स कहलाती हैं। तो बिग कैट्स को कैसे पता चलता है कि शिकार कहाँ पर है, कौन सी बिग कैट्स जो हैं वो फेमस हैं। और आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि लोग इन बिग कैट्स को अपने घर में जो है वो पेट्स की तरह भी रख रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है ना बात है कि लोग इस तरह से पेट्स के लिए रख रहे हैं और उसके ऊपर उन पर क्रिटिसिज्म जो है वो भी बहुत होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि आजकल कौन कौन सी जो समातें हैं, आजकल कौन कौन सी जो हियरिंग्स हैं वो होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और सिंध हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की जो समात है वो होगी। अच्छा, आइनी और रेगुलर बेंचेस के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की समात होगी। इसके अलावा लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात, दरख्वास्त ज़मानत पर समात होगी। सिंध टैक्स और सेल्स टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्तों पर समात जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। मंशियात मुकदमात में मुल्जिमान की दरखास्त ज़मानत पर समात होगी। दरखास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। अच्छा जी, ये हो गया समातों का अहवाल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी हो क्या रहा है आजकल एजुकेशन की फील्ड में। तो जामा कराची में इवनिंग के MBA और MBA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। फॉर्म जमा कराने की तारीख में 24 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। प्रोग्राम्स में दाखिले दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो शामिल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है वो शामिल है। ख्वाहिशमंद तलबा 24 जुलाई तक ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा करा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट में हो गई है बड़ी तब्दीली। जी हाँ, ये जो पासपोर्ट में तब्दीली हुई है, अब पासपोर्ट में जो है वो वालदा का नाम भी शामिल होगा। और ये खबर कुछ इस तरीके से है कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट में बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। नए जारी होने वाले पासपोर्ट पर वालिद के साथ जो है अब वालदा का नाम भी होगा, लाजमी करार दे दिया गया है। तजदीद करवाए जाने वाली पासपोर्ट पर भी वालिद और वालदा का नाम लिखा जाएगा। तर्जुमान पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के मुताबिक फैसला आलमी मेयार से हम आहंग होने, समाजी ज़रूरियात मद्देनज़र रखते हुए किया। इस इकदाम का मकसद आलमी तकाजे पूरे करना है। इस नए निज़ाम के बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिनके पास पहले से जारी शुदा पासपोर्ट है, क्या उनको नए पासपोर्ट बनवाने होंगे। इस हवाले से तहाल हतमी पॉलिसी नहीं की गई। तहाम हुक्काम का कहना है कि मौजूदा पासपोर्ट अपनी मियाद तक कारआमद रहेंगे और नई तब्दीली का इतलाक आइंदा जारी होने वाले पासपोर्ट पर होगा। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है ये कि गुलकार अली ज़फ़र जो हैं उनकी जो है एयरपोर्ट पर एक बड़ी खुशगवार मूड में वीडियो जो है वो वायरल हुई है। और ज़रा देखिए कि क्या कह रहे हैं अली ज़फ़र, क्या कर। चलिए जी, आपने वीडियो देखी, इसके बाद जो है वो आगे बढ़ते और आपको बताते कि कराची में कहाँ हुई कितनी बारिश। जी हाँ, स्टैट्स जो है वो आ गए हैं, आदाद शुमार जो हैं वो आ गए हैं कि कहाँ कितनी बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो कराची में जी हुई है बारिश। महकमा मौसमियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मौसमियात सपूरा पर सबसे ज़्यादा 2.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची, गुलशन हदीद, फैसल बेस और ओल्ड एयरपोर्ट पर 2-2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कोरंगी और जिना टर्मिनल पर 14 और केमाड़ी पर सिर्फ 1 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई है। आगे बढ़ते और गोल्ड के प्राइस आपके साथ में जो है वो शेयर कर लेते हैं। और गोल्ड के जो प्राइस हैं वो क्या है जनाब, आलमी और मुकामी मार्केट्स में जो है सोने की कीमत में मजीद हो गई है कमी। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 24 कैरेट फ़ी तोला सोना 900 रुपये सस्ता होकर 3,55,100 रुपये पर आ गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद दूसरी जानिब आलमी मार्केट में $9 कम होकर फ़ी ऑन सोना जो है वो $3,326 पर आ गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और दाल माश के जो प्राइस है वो आपके साथ पे शेयर करते हैं क्योंकि आपने जाना होगा ग्रॉसरी करने के लिए। तो ये प्राइजेस सुनते जाइए ताकि नेगोशिएशन में आसानी हो। लाना तो आपने महंगा ही है, लेकिन जो दाल माश है उसके प्राइस है 405। फिर उसके बाद जो मूंग की दाल है उसके है 310। फिर उसके बाद जो मसूर की दाल है उसके 250 हैं। फिर दाल चना जो है उसके 340 हैं। फिर काबली चना जो है उसके प्राइस 310 है। अच्छा जी, तो ये हो गए हमारी सारी सिटी अपडेट्स और मेन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब जानते हैं कि आज जो वेजिटेबल प्राइस हैं वो क्या हैं, क्योंकि हमारे पास तो स्टैटिक प्राइसेस होते हैं, आपने जाके नेगोशिएट करना होता है। तो वेजिटेबल के प्राइस जान लेते हैं कि वेजिटेबल के प्राइसेस क्या क्या हैं। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, ऐसा करते हैं वेजिटेबल के जो प्राइस हैं वो हम करते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे करेंगे हम टॉप स्टोरी पे डिस्कशन। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब बात करते हैं कि क्या चल रहा है आजकल टॉप स्टोरीज़ में। तो जनाब दरियाए सिंध में तौसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का जो है वो सैलाब है। अच्छा, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला,
कालाबाग और चश्मे के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। अच्छा, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का अपने बयान में कहना है कि बाकी दरिया अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तौसा के मुकाम पर पानी की आमद 4,23,681 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है और इसी तरह तौसा के मुकाम पर पानी का अखराज 4,18,621 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है खुर्शीद भाई मौजूद हैं। खुर्शीद भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्शीद भाई, जिस तरीके से अब ये फ्लड की वार्निंग जारी की गई है, जिस तरीके से ये सैलाब की वार्निंग ओवरऑल जारी की गई है, तो इसमें जो सिचुएशन है वो आप ऑब्वियसली देख रहे हैं ये सारी सिचुएशन, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि अभी इससे पहले ये था कि जो वहाँ के जो मुताल्लिका हुकाम थे, हमने ही खबर दी थी सिटी 21 ने कि उनकी जो छुट्टियाँ थी वो भी मनसूख कर दी गई हैं और इस अलर्ट के बायस जो है वहाँ से जो करीबी मुकामी लोग थे उनको भी हटाया जा रहा है। जी देखें, ये जो सूरत हाल है सैलाबी रेले की, उसने हमारे पंजाब के बेशतर शहरों में तबाही मचाई है। उसमें रावलपिंडी है, नारालई है और दूसरे कई मकामात ऐसे हैं जिसने जो है वो वहाँ के मकामी लोगों के घरों को भी तबाह किया है, फसलें तबाह हुई हैं। अच्छा, ये सारा पानी देखें आप, इस सूरत हाल का अगर बगौर जायज़ा लें तो इस सारी सूरत हाल में पानी जो है वो ज़्यादा ज़ाया हो गया। ठीक है, हमारे पास अगर डैम्स हों, लाजमी नहीं है कि कालाबाग डैम के ऊपर ही बात की जाए या जो है दूसरे डैम से, हर सूबे के पास अगर अपने डैम्स मौजूद हों तो ये पानी जो है वो ज़ाया नहीं होगा, बल्कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास देखें, हमने गुज़िश्ता कई मॉर्निंग शो में हम बात करते हैं कि तवील मुद्दती मंसूबों पर हमें काम करना होगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मंसूबे हैं हम उस पर काम करते हैं, जिसकी वजह से वो प्लानिंग जो मंसूबे होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। अब देखें कितना हज़ारों क्यूसिक पानी जो है वो इसी तरह सड़कों पर सीवरेज के पानी में मिलकर जो है वो ज़ाया हो गया है। और जिस तरह आपने जिक्र किया, जो बावलपुर का मकाम है उच्च शरीफ जिसे कहते हैं, वहाँ पर जो है वो 4 से 5 दरिया जो है वो पानी मिलते हैं और ये जो पानी का जो बहाव है वो उस तरफ से ज़्यादा इस वक्त जो फ्लो ज़्यादा है। और फिर जो दरिया सिंध है इसमें भी निचले दर्जे का सैलाब है। अब दरिया सिंध में जो पानी आता है फिर उसके बाद वो पानी जो यहाँ के फिर वो समंदर से ज़ाया हो जाता है। हमारे चलें ठीक है, कालाबाग डैम एक ऐसा इशू जिसके ऊपर तब खासी सिंध की जो जमातें हैं वो इस पर मुतारिक कि भाई वो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वो समझ में आती है बात, ठीक है, नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम सिंध में तो कोई डैम्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर पानी आप रिस्टोर कर सकें। सही। और उस पानी को फिर आप, जब पानी की किल्लत होती है फिर आप ऐसे इलाकों में उस पानी को भेज सकें या उसी इलाके की आप आबियारी कर सकें। देखें, गुलबर्ग टाउन में जमात इस्लामी की यूसी टाउन चेयरमैन ने रेन हार्वेस्टिंग का एक मंसूबा बनाया है। उस मंसूबे के तहत जो है वो वहाँ पे जो पार्क्स हैं उनको पानी दे रहे हैं। अच्छा, रेन हार्वेस्टिंग के साथ साथ उन्होंने जो है वो एक मस्जिद से कनेक्शन किया कि वो जो वुजू का पानी है ना, उस वुजू के पानी से वो लोग अपने पौधे और दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तो इसी तरह से जो पानी सैलाबी रेले की सूरत इख्तियार कर गया है, इसमें तमाम जो हमारे PDM है, NDM है, उसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकार है हमारे, खुसूसन जो पाक फौज के जवान हैं वो भी इसमें मुतारिक हैं और वो भी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और बड़ी एक मूव है और तमाम जो अमले की जो मुतलका महकमे हैं उन तमाम लोगों की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं क्योंकि ज़ाहिर इमरजेंसी की सूरत हाल है और वो उसके अंदर वो मसरूफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि इस पानी को रिस्टोर करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हमें मंसूबा बनाने होंगे ताकि आइंदा जब भी सैलाबी सूरत हाल मौजूद हो तो हम वो पानी वहाँ डाइवर्ट कर सकें। और उसका फिर जब हम पानी डैम्स में डाइवर्ट करेंगे, अब तो हमारे पास एक पंजाब में डैम्स होगा, फिर एक सिंध के शुरुआती इलाके में डैम्स होगा, भावलपुर से निकलते ही सादिकाबाद और फिर घोटकी के मकाम पर इस तरह के डैम्स बने होंगे हमारे पास, तो हम जो है वो पानी ज़ाया होने से बचा लेंगे। सही कह रहे हैं कि हम जो पानी है ना वो ज़ाया होने से हम बचा लेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। आपको सुन के ना बड़ा शौक लगेगा। ये हॉस्पिटल के बारे में है और हॉस्पिटल में इस तरह की जब नेग्लिजेंस होती है तो अकल हैरान रह जाती है, इंसान हैरान रह जाता है कि इस तरह के वाक़यात हॉस्पिटल में कैसे हो रहे हैं। अच्छा जी, ये कराची का एक निजी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। अब ये जो शख्स है, ये जो मुतासरा शख्स है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, अब इसने अपील की है वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर सेहत से कि उसको इंसाफ मिले। ये खबर कुछ इस तरीके से, इसका जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके से है कि ये जुड़वा बच्चियों की पैदाइश का मामला था। अच्छा, जिस पर जो वालिदैन थे उनको एक बच्ची थमा दी गई और ये जो मुतासरा शख्स है इसका नाम है असमतुल्ला। इस शख्स का ये कहना है कि जो दूसरी बच्ची थी वो NICH अस्पताल से पैदाइश के 4 दिन बाद जो है वो गायब हो गई। अच्छा, अस्पताल के खिलाफ FIR के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। इस शख्स का ये कहना है। जुलाई 2025 को इस शख्स ने बताया
कि इसकी जो वाइफ है उसने इस निजी अस्पताल में 2 बच्चियों को जो है वो जन्म दिया। उसके बाद बच्चों की पैदाइश के 2 घंटे में अहलिया और एक बच्ची को जो है वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब उन्होंने दूसरी बच्ची का पूछा तो हॉस्पिटल का जो अमला था उन्होंने मजाक उड़ाया कि भाई कौन सी दूसरी बच्ची, और फिर उसने बताया कि ये सिचुएशन हमारी समझ से बाहर थी। अब जो है उसी शख्स ने कहा है कि कई रोज़ बाद उनकी ये बच्ची मिल गई है और जो मुलविस अफराद हैं उसके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। जो शख्स है ये मजदूर है और ये कहता है जी मेरे पहले ही से 4 बच्चे हैं, अब दूसरी बेटी इसकी मिली है और तकरीबन जो 2 घंटे बाद इसकी अहलिया को जो है वो हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी थी एक बच्ची के साथ। तो अब ये कहता है कि जी ये मेरी अपील है कि मुझे जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और जो लोग हैं इस काम में जो मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कि किसी के हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, वहाँ उसके ट्विंस जो हैं वो बच्चे पैदा हुए हैं और उसके बाद उसमें से आप उसको एक बच्ची दे रहे हैं और उल्टा आप उस पेशेंट का, उस माँ का मजाक उड़ा रहे हैं जिसने कहा है कि मेरी दूसरी बच्ची कहाँ है, और कई रोज़ बाद फिर वो बच्ची मिल रही है। ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंस, कितना बड़ा ये इंसानी अलमिया है, इसके ऊपर किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करना चाहिए और कसूरवारों को सज़ा देनी चाहिए। देखें, इस तरह के वाक़यात ये पहला कोई वाक़या नहीं है। हाँ। माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। हाँ। जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे इस तरह के माजी में भी चंद एक वाक़यात मिले हैं। तो इसमें जो हमारा मैटरनिटी का ये शोबा है, हाँ। उसकी समझता हूँ कि इनका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वहाँ CCTV कैमराज हैं और जो उस वक्त नर्स स्टाफ है, हमारे यहाँ तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तो फॉरेन बेबी के ऊपर जो है वो नेम बैंड लगा देते हैं कि भाई आपकी बेबी का ये नेम है, और वो फिर इंक्यूबेटर हो या फिर कहीं और इंतहाई निगहदाश्त का जो सेंटर होता है ICCU या CCU कहीं का होता है तो उसमें वो शिफ्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो काम है वो उस वक्त की नर्स स्टाफ का काम है ये, कि जिसने ये गड़बड़ की है, ये करप्शन की है, ये इंसानी जान से खेलने की कोशिश की है और एक माँ के जो जज्बा है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल से आप देखें तो एक माँ के आप दिल से पूछ के देखें, उसके जहन से, उसके दिलो दिमाग से, कि एक उसका बच्चा है, उसका लख्त जिगर है, तो आसान नहीं होता कि अपने लख्त जिगर को इस तरह खो देना। अगर वो इसका इंतकाल हो जाए तो सब्र आता है, लेकिन इंतकाल ना हो और आपके सामने अगर आपका बच्चा गायब कर दिया जाए तो ये एक आप समझ लें कि उसके माँ के दिल और दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, क्या बीती होगी, ये वो वही बता सकती है। लेकिन इस वाक़े में जो मुलविस लोग हैं, सबसे पहले जो नर्स स्टाफ है उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। वो इससे पहले भी कई कर चुकी होगी। हाँ। तो इससे पहले भी वो इस साजिश का हिस्सा रही होगी, क्योंकि उससे जुड़े कई लोग मुलविस होंगे जो इस घिनौने काम के अंदर शामिल होंगे और वो इस तरह के कारोबार में मुलविस होंगे। ना सिर्फ ये इस अस्पताल का वाक़या होगा बल्कि कहीं और भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होंगे, बल्कि वो मीडिया की जीनत नहीं बने होंगे। हाँ। या लोगों ने उसको रिपोर्ट नहीं किया होगा। जो ट्विंस बेबी का मामला है, इसमें तो आदमी सोचता कि हाँ भाई ठीक है, एक बेटा हो गया होगा, तो उसमें उनको झांसा दिया जाता है ना। तो झांसा देने के सबसे पहले जो नर्स स्टाफ है उसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। उससे जुड़े कई और लोग आपको मिलेंगे। हाँ। कई और लोग जो इस घिनौने कारोबार में, इस घिनौने जो काला कारोबार है ये, इसमें शामिल होंगे और इससे पहले वो कई वाक़यात कर चुके होंगे। मैं समझता हूँ इसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए ऐसे वाक़यात के खिलाफ जो निशान इबरत हो, ताकि आइंदा कोई भी नर्स स्टाफ जो है इस वाक़े की इस तरह के वाक़यात जो है ना कर सके। मतलब देखें कि आप कितनी बड़ी ये नेग्लिजेंस है, कितना बड़ा ये अलमिया है, कितना बड़ा ये क्योस है कि एक हॉस्पिटल से जो है वो एक बच्ची गायब हो गई, उसके वालिदैन का आप मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मुतासरा शख्स है असमतुल्लाह, जो इसका वालिद है, इन बच्चियों के जो वालिद हैं, उन्होंने कहा अब वो अपील करते हैं वज़ीर आला सिंध से, वो अपील करते हैं कि सेहत की वज़ीर से कि भाई ये जो मुतल्लिका लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, वो देखें वालिदैन का तो मुतालबा ये हमेशा से ही होता है और वालिदैन का क्या, कराची में बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिस पर जो है वो शहरी जो है वो अपनी दुख की जो फरियाद है वो इस सूबे के जो हुक्मरान है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आला सिंध से कर रहे होते हैं, गवर्नर से कर रहे होते हैं और वज़ीर आला साहब जो है या गवर्नर साहब जो है एक नोटिस ले लेते हैं। नोटिस के बाद उसका कोई बरसाने हाल नहीं होता। बेशुमार वाक़यात इस शहर के अंदर मौजूद है ना जिस पर नोटिस तो हुए हैं। हाँ। उस नोटिस के बाद उसका कुछ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आला सिंध को इस पर नोटिस भी लेना चाहिए। हाँ। और नोटिस लेने के बाद इस पर जो है कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए ताकि ये इस बात का एहसास
हो आवाम के अंदर भी कि हम कोई अगर फरियाद कर रहे हैं हाँ। या हम कोई अगर उम्मीद लगा के बैठे हैं हमारे हुक्मरानों से, तो उस बात का उस दुख का मदावा करने के लिए हमारे सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अब वो इसका नोटिस लेने के बाद फिर कार्रवाई अमल में आई है, तो उनके वालिदैन को ये तसल्ली होनी चाहिए। सही, उनके वालिदैन को जो है वो इस हवाले से तसल्ली होनी चाहिए। और जब इस तरह की खबरें आती हैं ना, तो यकीन करें दिल दहल जाता है। फिर समझ में नहीं आता कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है, मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अस्पतालों में भी अब लोगों के जो पैदाइशी बच्चे हैं वो भी सेफ़ नहीं है। मतलब आप देखें कि हॉस्पिटल, मतलब एक होता है ना कि आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आपकी फैमिली मौजूद है और किसी के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुई है, उसमें भी जो है ये प्रॉब्लम है। और ये निजी हॉस्पिटल है, मतलब ये भी नहीं है कि चलिए जी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कुछ इस तरह से हॉस्पिटल हो, तो उसमें जो है वो आप ये बात कर सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम हो गया था और सरकारी अस्पताल था, नेग्लिजेंस थी। ये वो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ लोग पैसे दे के जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये जो इस कार्रवाई में मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं भी रॉन्ग, हाँ। कि ये जो इस तरह की जो कारोबार करते हैं, ये बेगर्स लोग होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, वो बच्चों को अगवा करते हैं। उनको तो इंसानी जान मिलनी चाहिए, और इतनी अर्ली एज का बच्चा, नौमौलूद बच्चा अगर उनके पास चला जाए तो उसको तो इल्म ही वो मासूम है कि उसके माँ बाप कौन है और वो किस कबीले में पैदा हुआ है, किस ज़ात से उसका ताल्लुक़ है और किस घराने में उसकी पैदाइश हुई है। तो उस वो बच्चे को किडनैप करते हैं और वो किडनैप करने के बाद अपने पास ले जाते हैं। फिर बाद में उसको मुख्तलिफ नकाइस उसके जिस्म में वो डालते हैं। किसी को जो है वो हाथ से माजूर कर देते हैं, किसी की आँख ख़राब कर देते हैं, ताकि लोग तरस खा के उसको भीग दें ना। तो ये पूरा मुनज़्ज़म एक नेटवर्क है। इसके ऊपर कभी आप अलग से प्रोग्राम करें तो ये पूरा मुनज़्ज़म और बड़ा जिसे कहते हैं कि मुनज़्ज़म नेटवर्क के साथ ही काम कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। अगवा बच्चों को अगवा करते हैं, गली में खेलते हुए बच्चों को अगवा करते हैं, और मुख्तलिफ ऐसे मकामात, हॉस्पिटल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, फैमिली पार्क्स हो गए, वहाँ से बच्चे को अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद फिर उनको मुख्तलिफ उनके जिस्म में नकाइस डालते हैं। किसी का हाथ काट देते हैं, किसी की नाक काट देते हैं, किसी की आँख काट देते हैं, और ताकि वो जैसी बड़ा हो तो उसको हम किसी एक चौराहे पर बिठा दें और बिठाने के बाद लोग तरस खाएं और उसको भीख दे के चले जाएं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तरस खाएं और भीख दे के चले जाएं। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम अगली खबर पे, और अगली खबर जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये खबर जो है ना, ये इस तरह है कि खुर्शीद भाई, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो अमनो अमान की हमारे यहाँ पर सूरत हाल है, ये जो सारा सिचुएशन चल रही है, या जिस तरीके से जितना भी सारा कोई ये इशू हो रहा है, ये सारा इशू जो क्रिएट हो रहा है, इस पर आप देखें कि अब वाकई में इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, वाकई इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, वाकई इस बात को जो है ना वो एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो मुताल्लिका हुकाम है वो इस बात को वाकई में यकीनी बनाएं। अच्छा जी, एक और ख़बर है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, और ख़बर जो है ये बड़ी ज़बरदस्त सी खबर है। अच्छा, इसके बाद जो है ना मतलब ये जो खबर मैं शेयर कर रही हूँ, दोनों खबर जो है बैक टू बैक बड़ी ज़बरदस्त खबरें जो मैंने आपके साथ में शेयर करनी है। एक, पाकिस्तानियों ने जो है ना वो चाय बनाने में कमाल कर दिया है और चाय पीने में भी जो है वो कमाल कर दिया है, लेकिन इस बारे में करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके साथ में शेयर करेंगे। कोरंगी मेहरान टाउन में ये वाक़या पेश आया जिसमें एक 23 साल की लड़की को उसके शौहर ने जो है मुबैना तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, ऐसा कहना है उसके लवाहिकीन का। इसकी ओवरऑल स्टोरी क्या है, अपडेट क्या है, वाक़या कहाँ पेश आया और कितना पुराना वाक़या है ये, और इस पे क्या पेशरफ्त हुई है, जानते हैं उसामा मलिक से, हमारे रिपोर्टर से। जी उसामा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखें सभा, ये 14 मार्च को एक वाकया पेश आया था 2025 में, जहां पर कोरंगी मेहरान टाउन में एक शौहर ने जो है वो अपनी बीवी राबिया को, 23 साल राबिया थी, उसको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वो उसका जिस्म जो है वो तकरीबन 50% झुलसा था और चेहरा और सीना जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ था। सिविल अस्पताल में वो तकरीबन 5 माह जो है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में रही और गुज़िश्ता रोज जो है वो अपने खालिकी के हकीकी से जा मिली। वालिदैन की अब जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि उसके शौहर को जो है वो सख्त सजा दी जाए। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि मुलजिम जो है वो उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था, वो अब जेल में है। मुकदमे में जो है वो 302 की दफात भी, कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई हैं, और इस वाक़े में जो है वो उसके वालिद भी मुलव्विस कुछ करार पाए थे, तो उनको भी जो है वो गिरफ्तारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। तो इंतहाई अफसोसनाक की वाक़या है जो कि उसामा ने जो है हमें बताया। उस हवाले से इस तरह के जब वाक़यात होते हैं ना तो दिल दहल जाता है खुर्शीद भाई। मतलब समझ नहीं आता कि ये कौन लोग होते हैं, कब तक ख़वातीन ये तशद्दुद सहती रहेंगी, कब तक ख़वातीन जो है इस मुसीबत से गुजरती रहेंगी। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो आपको किसी पे तशद्दुद करने का, किसी को मारने का हक नहीं है। डेफिनेटली आप जो है उससे अलहदा हो सकते हैं, लेकिन इस तरह तशद्दुद करके मारना, एक 23 साल की ये लड़की थी जिसको
जो है वो पेट्रोल डाल के जो है वो जला दिया, ये उसके जो लवाहिकीन है अब वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं और वो कहते हैं कि जी इंसाफ मिले। देखिए ज़माना जहालियत में भी लोग अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे, तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि ख़वातीन के हुकूक़ दिए, और इस्लाम ने सबसे ज़्यादा औरत को हुकूक़ दिए हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ऐसा नहीं कि दीन इस्लाम के अंदर कोई औरत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कुरान पाक में सूरह निसा के अंदर पूरी जो है वो ख़वातीन के हुकूक़ की पूरी बात की गई है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा में ये बात की गई कि आपने औरतों की किस तरह से इज़्ज़त करनी है, किस तरह उनके वक़ार को बुलंद रखना है, किस तरह से उनकी दूसरों के सामने भी इज़्ज़त करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ुद भी जो उनकी हयात तैयबा मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ुद अपनी अहलिया के साथ जो है वो किस तरह से शफ़क़त से, मोहब्बत से, रवादारी से, मिलनसारी से, खुलूस से, किस तरह उन्होंने अपना अमली नमूना हमारे सामने एक जो रोल मॉडल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। और उस वक्त भी बेटियों को दफन किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानत भी फरमाई है और इसके हवाले से पूरी दीन इस्लाम की जो है वो तबलीग भी की है। अब ये वाक़यात इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, बलूचिस्तान में आप देख लीजिए और दूसरे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर वाक़यात देख लीजिए, सिंध के बेशतर जो मज़ाफ़ाती इलाके वहाँ आप देख लीजिए, इस तरह के वाक़यात हमें रोनुमा मिलते हैं। और लोग जो है इस तरह अपनी बीवियों को, बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आप उस शख्स को जो भी इसमें मुलविस होता है उसको निशान इबरत, हमने पहले भी जिक्र किया कि उसको निशान नहीं बनाते कि आपने अगर किसी बेटी पर जुल्म किया है, किसी की बीवी पर जुल्म किया है, अपनी बीवी पर जुल्म किया है, तो आपको जो हमारा ये निज़ाम है ना, देखिए निज़ाम के अंदर तो कवानीन मौजूद हैं, कवानीन के साथ साथ उनकी सज़ाएँ मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो सज़ा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से इस तरह के भेड़िए जो है ना वो फिर नोचते हैं हवा की बेटी को, उसके साथ जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं। उसके बाद होता क्या, हमारा निज़ाम उसको सज़ा नहीं देता, वो फिर बेल होती है, ज़मानत पर रिहा हो जाता है और फिर वो बाद में सीना चौड़ा करके जो घूमता है। तो मैं समझता हूँ सख्त से सख्त जो सज़ा होनी चाहिए इस तरह के इस मामला में जो है वो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि पाकिस्तानियों, चाय पीने का आप लोगों को इतना शौक है, इतने एंथुजियास्टिक हैं पाकिस्तानी कि 1 अरब से ज़ायद की चाय पी गए हैं। और ये जो स्टैट्स आए ना ये कुछ इस तरीके से हैं कि भाई हमने 1 अरब से ज़ायद की चाय पी ली और इसके अलावा जो पाकिस्तान में चाय की पसंदीदगी है ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये पसंदीदगी की इंतहा ये कि आप देखें ख्वाबों में हर जगह पर जो है वो चाय आपको नज़र आएगी, चाय मिलती हुई आपको जो है वो नज़र आएगी। तो ये खबर थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की कि पाकिस्तान में जो चाय की पसंदीदगी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तानी बड़े एंथुजियास्टिक हैं। मतलब हम कहीं पर भी अगर हों, बैठे हों, दोस्तों के दरमियान बैठे हों तो भाई चाय ले आएँ, अच्छा जी कोई स्ट्रेस है चाय पी लें, कोई खुशी की बात है चाय पी लें। व्हाट विल यू से खुर्शीद भाई? देखिए ये तो बढ़िया, आपने जब हम भी यहाँ शो पर आते हैं तो आप भी हमें गर्मा गर्म कड़क चाय बिल्कुल, और फिर उसके साथ मजे के जो है ना वो तज्जिए हो रहे होते हैं। पाकिस्तान भर में, न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि बैरून मुल्क में भी चाय जो है वो मशरूब जो है ना हमारे, उसमें चाय को मुर्शिद कहा गया है। तो चाय पीने के लिए जो है वो किसी वक्त का इंतजार नहीं करते, बस जब मूड होता है तो बस चाय ऑर्डर कर देते हैं, एलिया को भी हम कर देते हैं। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमने देखें कि रात को देर तक जो है वो जागते हैं और जो होटल्स हैं मुख्तलिफ हाईवेज पे, अंदरूनी शहर में, मज़ाफ़ात में चाय के बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं और लोग आराम से बैठ के चाय पे 1 कप 2 कप 3 कप पी रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी क्वालिटीज़ है ना, कोई बादाम वाली चाय होती है, कोई पिस्ते वाली चाय है, कोई कश्मीरी चाय है, आप इसके भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं लोगों ने बना लिए हैं। और इसमें एक फैक्टर और मैं बताऊँ आपको कि हम SIUT जो किडनी सेंटर है वहाँ का, मैं इस चाय से उसको रिलेट कर देता हूँ कि जो होटल्स की चाय है, मैं घर की चाय से ममानत नहीं कर रहा, जो होटल्स की चाय है इस वक्त जो उसमें एक बहुत सारा केमिकल्स मिल रहा है दूध में भी, और चाय की जो पत्ती है वो भी कंटामिनेटेड है और उसमें कलर जो कॉम्बिनेशन है वो भी, और वो मुज़र सेहत है जिसकी वजह से किडनीज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो केमिकल मिला दूध, केमिकल वाली जो चाय की पत्ती है वो, और इस तरह की और बहुत सारे उसमें फ्लेवर्स शामिल करते हैं जिसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। हमें इस बात का इल्म नहीं होता, अर्ली एजेस में इल्म नहीं होता, फिर जब बाद में वो बिल्कुल पीक पर चला जाता है मामला, तो फिर जो है वो उसके नुकसान हमें सामने आते हैं। तो चाय ज़रूर पीजिए, लेकिन कम से कम सेहत का ख्याल रखिए, उसके दूध का, उसकी चाय की पत्ती का, इसका ज़रूर ख्याल रखिए। चाय से हम मना नहीं कर रहे, चाय क्योंकि मशरूब में मुर्शिद का दर्जा रखती है तो इसलिए चाय ज़रूर पिए, लेकिन उसकी सेहत का ख्याल रखें कि चाय किस सेहत की है, चाय किस सेहत की। बिल्कुल। अच्छा, अदरक वाली चाय, कड़क चाय, मसाला चाय, ये सारी चाय जो है ये बड़ी फेमस है और ये जो चाय है
ये इतनी पसंद की जाती हैं कि पाकिस्तान में ना लोग मतलब शादियों में भी अगर आप शादियों में जो देखते होंगे ना कि खाने के बाद डिनर के बाद एक प्रॉपर कल्चर है कि सर्दियों में तो लाजमी चाय होनी चाहिए, कश्मीरी चाय हो या कॉफ़ी हो या व्हाटएवर। तो पाकिस्तानी जो है वो इतने इस मामले में पुरज़्म निकले कि जी अच्छा क्रिकेट मैच जब हो रहा होता है तब भी जो है वो पॉपकॉर्न चाहिए, चाय चाहिए, बिरयानी एंड ऑल दैट। मैं मेडिकल की जब प्री-2 टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो हमारी वालदा जो है कि थर्मास में चाय भर के मेरे पास रखती थी सराहने, ताकि मैं रात भर जागता रहूं और चाय पीता रहूं। हालांकि मना करती थी। टेस्ट पास नहीं किया आपने? पास हो गया था। पास हो गया था। 1.2% से मैं रह गया मेडिकल में। तो चाय का मैं भी शौकीन हूँ और फिर लेकिन चाय कम कर दी है। एक चीज़ और है इसमें कि दुनिया भर में भी चाय पीते हैं और हमारे पास भी चाय पीते हैं। तो चाय जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, तो चाय की सेहत का बस ख्याल रखें। चाय पिए ज़रूर, लेकिन उसमें दूध की क्वांटिटी और जो पत्ती है वो उसकी बाज़ार से ख़रीदते हुए इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो चाय की पत्ती निकलती है होटल से, बाद में यही पत्ती जो है रिफ़ाइन होती है। इसी पत्ती को रिफ़ाइन करके लोग जो है कलर मिक्सिंग करके फिर बाज़ार में बेचते हैं, जो मुज़र सेहत बनती है। मुझे सेहत बनती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए एक और स्टोरी जो आपके साथ में शेयर करते हैं। इट्स अबाउट 14 अगस्त। यस, इस दफ़ा क्या होने जा रहा है जी 14 अगस्त के सिलसिले में? तो इस दफ़ा ये होने जा रहा है कि एक बड़ी ग्रैंड जो है वो इजलास हुआ। उस इजलास की जो सदारत है वो सॉरी साहब ने की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस इजलास में दीगर अवामी मसाइल भी ज़ेर बहस आए। वहाँ पर ये बातें भी हुई कि जी इस दफ़ा क्योंकि खुशी जो है वो डबल है, और जिस तरीके से इंडिया के साथ हमारा पिछले दिनों आपने देखा कि वॉर जोन रही और पाकिस्तान ने जो अपनी धाक बिछाई है पूरी दुनिया में, जैसे एयर शो में भी हम कमाल रहे हैं, तो उसके बाद अब जो गवर्नर सिंध है कामरान टिसौरी वो ये कहते हैं कि जी 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक होगी सेलिब्रेशन, और इस दफ़ा जश्न आज़ादी जो है वो 5 गुना ज़्यादा मनाएंगे क्योंकि हमने भारत के 5 जो तैयारे हैं वो मार गिराए। तो कराची, आर यू रेडी फॉर दैट? तो इस दफ़ा हम जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं और हमेशा बहुत खुशी से जज्बे से मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम 1 अगस्त से मना रहे हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नर सिंध। और कराची में जो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होने जा रहा है 14 अगस्त को, वो हो रहा है जी 5 स्टार चौरंगी पे। तो उन्होंने कहा है कि जी जो कॉलेजेस में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी लोग हैं, यानी कि उनके जो मुतालिका टीचर्स हैं, जो मुतालिका हुकाम हैं, दे आर ऑल रेडी, मतलब बी रेडी फॉर दैट। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट विल स्टार्ट 1 अगस्त टू 14 अगस्त। देखिए, ये तो खुशी का लम्हा है। और खुशी जिस अंदाज में भी सेलिब्रेट की जाए, जिस तरह से सेलिब्रेट की जाए और जिस बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट की जाए, और खुशी इसलिए हो कि दुश्मन को आपने दिखाना है। तो मैं समझता हूँ जब हम तो मैच भी जीतते हैं इंडिया से तो फिर बहुत खुशी हमारी जीतनी होती है। तो मार का हक जो है वो इस दफ़ा मनाने का फैसला किया है गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने। अच्छा, गवर्नर सिंध के मैं आपको एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ें बताऊँ कि इनके यहाँ गवर्नर हाउस में माजी में भी गवर्नर रहे हैं, लेकिन जो खुशी के लम्हात यहाँ सेलिब्रेट हो रहे हैं गवर्नर हाउस में, लास्ट जो मोमेंट थी उसमें एक मशहूर मारूफ गुलकार आतिफ असलम आए थे, तो वहाँ पर जो है वो तिल धरने की जगह नहीं थी। तो इसी तरह वहाँ पर मुख्तलिफ ओकेजन्स के गवर्नर हाउस की तरफ से मुख्तलिफ ओकेजन से और मुख्तलिफ कौमियतों मसालिक के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये एक बैनुल मसाइक हमांगी का भी पैगाम जाता है। और इस तरह से अगर जश्न आज़ादी का भी बात करूँ मैं आपसे, तो जश्न आज़ादी को भी बहुत भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने का उन्होंने ऐलान किया है कि गवर्नर हाउस में भी प्रोग्राम होंगे, गवर्नर हाउस से जुड़े जितने और मकामात हैं वहाँ भी प्रोग्राम होंगे। ग्रैंड जो है वो म्यूज़िकल नाइट भी होगा, उसमें तकारीर भी हैं, मिली नगमे भी हैं, और उसके अलावा सिंध हुकूमत ने भी मार का हक के हवाले से बड़े पैमाने पे सिंध भर में प्रोग्राम अरेंज करने का कहा है। और इसमें मुख्तलिफ टैबलोज भी हैं, क्रिकेट मैचेस भी हैं, मिली नगमों के प्रोग्राम भी हैं। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सदारत में इजलास हुआ था और उन्होंने भी इस बात का अज़्म किया है और इरादा किया है कि इस मरतबा हम जो 14 अगस्त जो है वो मार का हक के सिलसिले में बड़े पैमाने पर सिंध भर में, कराची नहीं सिंध भर में मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, फिर अवामी मकामात पर, फिर जो है वो उसके सरकारी मकामात पर बड़े बड़े प्रोग्रामात मुनक्किद होंगे, बड़े बड़े टैबलेट्स मुनक्किद होंगे और तकारीर होंगी बच्चों की। तकारीर हम भी बचपन में स्कूल में क्या करते थे, टैबलोज भी होते थे और वो टैबलोज आज भी याद आते हैं। वो तकारीर आज भी याद आती हैं कि किस तरह से हम 14 अगस्त को जो है वो तकरीर क्या करते थे। क्योंकि हमें देखें ये जो जश्न आज़ादी है ये हमें इस बात का याद दिलाता कि हमारे आबा अजदाद ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी, किस तरह से इस मुल्क को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की और फिर ये मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में आया और फिर अब भी वो तसलसल बरकरार है।
हमने मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन उस मुल्क की बका के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी तमाम वो जो हमारी बॉर्डर्स हैं, सरहदी हदूद है, हाँ। उसकी हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान मौजूद हैं, हाँ। अब दीगर सिक्योरिटी एहलकार के जवान मौजूद हैं। फिर जो फील्ड मार्शल इस वक्त हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे आर्मी चीफ, उनकी क़यादत में जो काफिला है, देखिए आपकी लीडरशिप पर डिपेंड करता है। Yes. जब आपकी क़यादत जो है वो इस सतह की हो कि जिसे पूरी दुनिया सराहे, और वक्त का सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका भी, मैं तो सुपर पावर नहीं कहता उसको, जी। लेकिन वो अपने आप को कहलाता है, उन्होंने भी बुला के इस बात की तस्दीक की कि मुझे लगा कि उसने ट्रम्प ने कहा कि मुझे लगा मैं किसी जर्नल से बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ये जो स्टाइल होता है ना, तो ये एक हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, बाइस खुशी का बायस है कि हमारे जो सुप्रीम क़यादत है, जो जिसकी कमान में दिफा है, हाँ। तो उसकी क़यादत ऐसी है कि पूरी दुनिया उसको सराह रही है। फिर हमारे जो फ़ज़ाई के जवान हैं, हाँ, तो वो फ़ज़ाई, भी हाँ, हमने बिल्कुल, एयर शो में बिल्कुल। भी देंगे, अपने एयर शो में भी कामयाबी क्या हासिल कमाल की किया है, और लोगों का झुमगट्टा वहाँ पे लगा हुआ था, टॉप किया है जी हमारे और तैयारी इस दफ़ा हमने उनको चाय नहीं पिलाई है, सबक सिखाया है। सबक भी उस सिखाया चाय है, का टेस्ट उनको अब आ रहा होगा। अब आ रहा होगा, जी, बिल्कुल सही हमने कह रहे हैं। अभिनंदन को चाय तो पिलाई थी, हाँ। उस टेस्ट अब आ रहा होगा उनको, जो हमने सबक सिखाया ना मार्का सही, में, हाँ। बनियाल महसूस हुए हम। अच्छा, अब ये तो ये, लेकिन आप देखें ना कि वो जब जो ये चैंपियंस लीग हुई है, इसी का देखें ना, अभी हम जो कहते हैं कि सेलिब्रेट, वाकई इस दफ़ा सेलिब्रेशन की ना रीज़न बहुत सारी हैं। जी, जी। मतलब 14 अगस्त सेलिब्रेट करने की एक रीज़न तो इटसेल्फ 14 अगस्त ही है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें मिलके कंबाइन हो रही है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि वाकई ये सही बात है कि बस 1 अगस्त से जो है ना, मतलब हमने सेलिब्रेशन शुरू कर देनी है। अभी चैंपियंस लीग में भी यही हुआ बिल्कुल ना ऐसे कि ही है, वो बिल्कुल पीछे हट गए, हट गए। इंडिया फौरन से जो है वो चैंपियंस लीग में पीछे हट गया कि जी ये इशू है। तो मसला ये है कि हमने जो इंडिया को सबक सिखाया है, और उसके बाद इंडिया से जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, अब आप ये देखें कि कहते हैं ना कि जो गिल्टी होता है या जिसने कुछ बुरा किया होता है, वो डेफिनेटली सामना नहीं करता। अब देखिए इंडिया क्रिकेट के मैदान में भी हमारा सामना नहीं कर रहा, स्पेशली और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं करेगा। किसी हाँ। महाज पे भी इंडिया हाँ। हमारा सामना नहीं कर सकेगा। खुद बीजेपी के मैं आपको अल्फाज बताऊं, बीजेपी खुद परेशान है कि कहाँ से आगे जहनी तनाव का शिकार शख्स है, जो नफ्सियाती मरीज बन चुका है, जो इंसानी जानों से खिलवाड़ करने मोदी के, जो है, मोदी की मोदी बात जिसका है, नाम हाँ, है, कि वो उसकी अपनी पार्टी बीजेपी, वो खुद परेशान हो गई है, वो जहनी तनाव का शिकार है कि कहाँ से ये नफ्सियाती शख्स जो है हमारे मुल्क अच्छा, को मसला मुसल्लत ये हो गया होता है। है कि व्हेन यू बिकमिंग स्मार्ट ना, तो मोदी ने ये सोचा कि मैं जितना ज़्यादा मुसलमान मुखालिफ चीज़ें करूँगा या जितनी इस तरह से चीज़ें थ्रो करूँगा ना, तो शायद ये मेरे हक में बड़ा जो एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर एक सिस्टम है ना, वो बड़ा मुझे सपोर्ट करेगा, ये वो बड़ा एक्टिव हो जाएगा। मगर शायद ये अब उनके ना अपने गले में अटक गया है। जी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और हम जिस तरीके से गवर्नर सिंध ने कहा है कि भाई कराची में जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन शुरू हो जानी है 1 अगस्त से। सो भाई आपके क्या प्लान्स हैं? वैसे आप बताएं, आपके जल्दी से बताएं, आप करते क्या हैं 14 अगस्त पे, आपके क्या भाई प्लान्स हैं? 14 अगस्त पे हमारी तो सहाफती जिम्मेदारियाँ होती हैं, और फिर मगर उससे पहले तैयारियां उससे शुरू हो पहले जाती तैयारी ये होती है कि 2 बेटे हैं, उनके ड्रेसेस सिलवाने हैं, अच्छा, और माशाल्लाह। फिर बैज लगाना है अपने कॉलर पे, और फिर आपने वहाँ जो नवाबशाह हमारा घर था भाई, वहाँ तो हम छत होती थी, अपना झंडा जो है वो तीनों बहन भाई मिलके जो है ना बड़ा ज़बरदस्त झंडा लगाते थे, और वो बस उसकी तैयारी जो 2 दिन पहले शुरू हो जाती थी। अब बाबा से कहते थे बाबा हमने फ्लैग लेके आना है, और फिर उसके लिए झंडा तैयारी करनी है, और अपने घर को भी सजाते थे झंडियों से, गली को सजाते थे, और हमारा जो कॉरिडोर था पूरा उसके, ये हमारी जो प्रैक्टिस थी स्कूल से आने के बाद, हमारी यही प्रैक्टिस होती थी बहन भाइयों की, किसी तरह से घर जो है वो सजा होना चाहिए, और फिर 14 अगस्त तक यही एक्टिविटीज़ रहती थी। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि इसकी जो खुशी का मनाने का अंदाज़ है, पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान ये खुशी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करता है। कहते हैं तंदिए बादे मुखातिब से ना घबराए औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हमेशा जो हम हर जो 14 अगस्त होती है, पिछले साल की बनस्बत आने वाली जो 14 अगस्त होती है, वो भरपूर और शान तरीके से मनाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मनाते रहेंगे। ये मुल्क इसी तरह कायम दायम रहेगा, और यहाँ की हरियाली इसी तरह कायम रहेगी, और हमारा जो जज्बा है वो हर साल जो है वो तवाना से तवाना होता जाएगा। चले जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं हम कि कान, नाक, गला जब ये ख़राब हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि कुछ ठीक ही नहीं है, और बहुत सारे लोग इस तरफ इशारा करते हैं कि अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत भी हो सकता है। पाकिस्तान में लोग ना गले के अमराज को, या कान में कोई तकलीफ़ है, या नाक में कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई हड्डी चौड़ी लग रही है, या फिर कुछ साइनस का इशू है, इसको बड़ा अनसीरियस लेते हैं, मतलब सीरियस ही नहीं लेते, और लोग ये सोच रहे होते हैं चले जी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी कान में दर्द है तो वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने घर में ऐसे ऐसे करके हाथ लगा लिया, थोड़ा सा कॉटन बड लेके उन्होंने वैक्स जो है वो अपना ठीक कर लिया। ये नहीं ध्यान रहता कि कान का जो दर्द है
या ये जो ENT से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक और बात ये कि बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं कि उनकी जो समात होती है वो फिर उनको कमज़ोर हो जाती है, उनको कम सुनाई देता है, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों के साथ दीगर इश्यूज़ होते हैं। तो आज हम ये जो पूरा कान, नाक और गले से रिलेटेड स्पेशली कानों के हवाले से, कानों की सेहत के हवाले से जो है वो बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैफुल्लाह ने और डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो कान के अमराज होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा जी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है तबीबा मुनज़्ज़ा शेख ने। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कान के अमराज होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट्स आपके पास कौन सी आती हैं? एज ग्रुप वाइज डिपेंडेंट है। बच्चों में कान का दर्द हो गया, ईयर ब्लॉकेज हो गई, ईयर वैक्स के इश्यूज़ हो गए, कुछ सीरियस इश्यूज़ में कान का बहना, डिस्चार्जिंग ईयर जिसको हम कहते हैं, जिसमें पर्दे में सुराख होता है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। और ओल्ड एज में डेफनेस, एक मतलब बहरापन का होना, एज के साथ साथ चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उसकी इवैल्यूएशन और उसके लिए लोग आते हैं हमारे पास। तो 3 इसके ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं। यानी अगर किसी के कान से पस आ रही है, किसी के कान से खून बह रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको फौरी तौर पे? देखिए, पस का आना एक सीरियस बीमारी की अलामत है ना, तो उसमें आपने पहले जो है किसी भी एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले आपने उसका कल्चर टेस्ट लेके कल्चर डायरेक्टेड एंटीबायोटिक्स देनी, जो आपकी डिफरेंट नाम से आती हैं दवाइयाँ जरासीम मारने की, वो देनी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये पहली दफ़ा हुआ है तो उसका तकरीबन 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है कि अगर आपने इन्फेक्शन पे कंट्रोल कर लिया कि सेल्फ हीलिंग हो सके। अगर आपने रैंडम चीज़ें ट्राई करी कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, या वो ड्रॉप्स डाल लिए, या स्टोर वाले से सेल्फ मेडिकेशन कर ली, दैट कैन इंक्रीज द टाइम, और फिर हीलिंग जो है फिर नहीं होती। जब हीलिंग नहीं होती तो फिर मसला लंबा हो जाता है। ठीक है, हीलिंग नहीं होती तो फिर मसला जो है वो लंबा होता है। अच्छा जी, बात करेंगे डॉक्टर तबीबा मुनज़्ज़ा शेख से। अच्छा जी, ये बताइए कि कान के अमराज, गले के अमराज ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो कॉमन है, लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते। तो क्या वो जो कान के जो अमराज होते हैं उनको सीरियस नहीं लिया जाता? जैसे कि किसी को कम सुनाई दे रहा है तो ये सोचता है कि अच्छा ठीक है, अभी जो है वो मैं शायद डिप्रेशन में हूँ, या मुझे जो है वैक्स होगा कानों में तो मैं देख लूँगा। ये कौन सी उम्र होती है जब कम सुनाई देना शुरू करता है? और जो लोगों को कहते हैं ना प्रॉपर सुनाई नहीं देता या वो समाज से महरूम होते हैं, तो क्या इसका कोई कम्प्लीटली इलाज है? देखिए, डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर है। हाँ, अब अगर आपको पेन हो रहा है, हाँ, तो कान का दर्द ऐसा है कि आपको ना सोने देगा ना जागने देगा। हाँ, अगर इनिशियल स्टेज पे आपकी सिर्फ के जो आउटर पार्ट है उसमें ड्राइनेस आई हुई है या उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसको फ़ौरन क्योर कर सकते हैं विद सम मेडिसिन। कान का अगर आपको लगता है वैक्स ड्राई हो गया है, या कान का लगता है वैक्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, या उसमें कोई अंदर चीज़ चली गई जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको सिंपल रेमेडी से हम क्योर कर सकते हैं घर पर ही। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया, परफोरेशन आ गई कान में, और वो बच्चों का आप देखें, बड़ों का देखें, तो बच्चों में सिर्फ ये होता है कि उनमें क्योंकि फ्लेम ज़्यादा बनता है तो उनके यहाँ एब्सेस आ जाता है, नज़ला बह रहा होता है, तो उस दर से उनको थोड़ा सा टेंशन मिलता है। बड़ों में TMJ का प्रॉब्लम कभी होता है तो कान पे स्ट्रेन आता है, कभी दांतों में दर्द होता है तो कान पे स्ट्रेन आता है। इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि कान इफ़ेक्ट होता है। अब कान की एक एनाटॉमी है जिसके बेस पे वो वहाँ पे अंदर उसके बीच में मौजूद है। तो अगर आपने उनके जितने पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल और इंटरनल पार्ट, आपको देखना होता है, चेक करना होता है पहले पेशेंट को कि प्रॉब्लम क्या है। अगर तो इजी है कि आप उसको ऑयल से या फिर लहसुन वाला ऑयल कहेंगे आप इसको डाल दें गरम करके कि उसमें कोई मॉइस्चर ना हो, फिर डालें, तो वो सॉफ्ट कर देता है, वो खुल जाता है रास्ता। लेकिन अगर वो ना कर सके इस तरह से, तो फिर हम उसको प्रॉपर इलाज करते हैं। जैसे आप पस की बात कर रही थी तो उसमें एंटीबायोटिक आपको देना पड़ता है। हम भी देते हैं एंटीबायोटिक, बट हमारी थोड़ी सी हर्बल होती है और फिर वो क्योर भी होता है। फिर देयर आर अदर वेज कि आप बच्चों को देखते होंगे कि एक होल बनाते हैं हाथ पे
और कान पे रख के उसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर करते हैं, ताकि अगर पानी स्टक हुआ हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो खुल जाए रास्ता। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आप फील करेंगे एक वैक्यूम बना है और वो खुल गया। तो ये प्रैक्टिस सबको सिखानी चाहिए कि अगर कान में कभी आपको ब्लॉकेज लगे पानी की वजह से या किसी और वजह से, तो ये वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट करके आप उसको खोलें। तो इनिशियल स्टेज पे ये होता है, सही, ठीक है, और इसको इजीली क्योर किया जा सकता है। सही, अगर ज़्यादा दर्द है तो फिर आपको प्रॉपर इलाज कराना पड़ता है। प्रॉपर इलाज कराना पड़ता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो कॉमन कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं, जैसे कि कान से जो है पानी का बहना, या फिर जो है कान में पस हो जाना, या फिर समटाइम्स लोग ये बात कर रहे थे कि हमने एयरपॉड्स लगाए थे या हैंड्स फ्री का इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद से जो हमें कान है वो हमारा इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, हमें जो है ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, तो इसकी क्या रीज़न होती है? ये बताएं, क्या वाकई एयरपॉड्स का इस्तेमाल, हैंड्स फ्री का इस्तेमाल जो है कानों के लिए, दिमाग के लिए नुकसानदेह है? ऑब्वियसली आजकल ये यूज़ है ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, तो एयरपॉड्स वगैरह का इस्तेमाल बढ़ गया है। सही। और इससे दो, और ये मेंटली भी आपको डिस्टर्ब रखता है? यस, आपको मेंटली डिस्टर्ब रखता है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। ब्रेन को जो नॉर्मल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एम्बिएंट एनवायरनमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आप अलग हो जाते हैं। और जो एयरपॉड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम आपने कितनी यूज़ करी है, क्योंकि अगर आप वो ज़्यादा वॉल्यूम पे ज़्यादा देर तक यूज़ करें तो इट कैन कॉज नर्व डेफनेस। नर्व डेफनेस मतलब बहरापन आपको हो जाता है, आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं, आपके हेयर सेल्स होते हैं इनर ईयर में, वो डैमेज हो जाते हैं, एंड दैट कैन बी परमानेंट। एयरपॉड्स की वजह से इन्फेक्शंस भी बहुत होते हैं। अब आपने टेबल से उठा के लगा लिया, अब सारे जरासीम वहाँ के आपके कान पे लगेंगे। यू नीड टू क्लीन इट विथ लाइक अ सैनिटाइज़र और समथिंग। वो आपके चेहरे की तरह, आप चेहरा जिस तरह अपना ख्याल रखते हैं उसी तरह आपने एयरपॉड्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपके चेहरे पे जा रहा है या कान में जा रहा है, जो भी है उस बॉडी का हिस्सा बन जाता है। और जो सेफ वॉल्यूम यूज़ होता है कि 80 डेसिबल्स या 60% ऑफ द वॉल्यूम फॉर 60 मिनट्स इज़ द सेफ यूजेज। आफ्टर दैट आपको एक ब्रेक देनी ज़रूरी होती है। और आजकल ह्यूमिडिटी वगैरह बहुत है, मॉनसून का सीज़न है, तो एक इन्फेक्शन होता है ऑटोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जरासीम भी बहुत किस्म के होते हैं ना, एक तो बैक्टीरिया हो गया, एक आपके फंगल हो गए, एक आपके वायरसेस हो गए, तो इन सब के डिफरेंट प्लेज होते हैं। तो रिकग्नाइज अर्ली कि कौन सा वो है। अगर आपको फ़र्ज़ करें वायरल इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक लेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा, फंगल इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक लेंगे फ़ायदा नहीं होगा। टू गेट इट चेक्ड, आई एग्री कि इनिशियल स्टेजेस पे कान में दर्द उठे आप ऑयल और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, पेन किलर लें जो भी, और फिर जो है अगर ब्लॉकेज रिलीव ना हो, दैट मीन्स कि आपको जो है ईयर सक्शनिंग की ज़रूरत है। आप सिंपली वो करा लें रादर देन वेट टू फॉर इट टू गेट इन्फेक्टेड। सही। चलिए जी, इस पर करेंगे मज़ीद बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कानों के हवाले से बात हो रही है कि आप अपने कान जो है वो किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। इससे पहले भी सिटी एट 10 में बहुत दफ़ा हमने आपको ये बताया कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल कैसे रखें। मैं अपने इंट्रो में भी इस हवाले से बात करती रहती हूँ, कई दफ़ा आपको बताती हूँ कि हाइजीन का ख्याल आपने रखना है, अपने कानों को साफ़ रखना है, प्रॉपर ख्याल रखना है। आज हमारे साथ मुनीज़ा भी मौजूद है, उनसे पूछ लेते कि किस तरीके से जो है अपने कानों की हाइजीन का, अपने कानों की सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। देखिए, कान के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब नहाएं तो कान की आउटर लेयर अच्छे से साफ़ करें। सही। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के आउटर लेयर पे काफ़ी चिकनाई सी भी होती है और वाइट हो रहा होता है, इस तरह से उसको रगड़ के साफ़ करें। सही। और इस तरह से कान को टेढ़ा करके फिर पानी डालें, इस तरह करके ना डालें सही। कि पानी अंदर जाए। आप अपने पहले नेक को साइड पे टिल्ट करें थोड़ा और फिर कान में पानी डालें। सही। और उसको पूरा क्लेंस करें अच्छे तरीके से। सही। एक तो ये है। हाँ। बच्चों को भी नहलाते हुए कोशिश करें कि बच्चों के कान में भी पानी ना जाए, क्योंकि पानी जाने से मॉइस्चर जो है वो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। और जब हीट बढ़ती है, जब बच्चे खेलते हैं दौड़ते हैं तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने से उसको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, फंगस बनना शुरू हो जाता है। बच्चों के कान के पीछे भी आपने देखा होगा हार्ड स्किन होती है, उसको भी इस तरह से साफ़ करें कि वो क्लीन रहे, सॉफ्ट रहे उसके कान के पीछे, क्योंकि कान के पीछे भी पूरा मसल आपका इंटरनली इफ़ेक्ट होता है अगर आप उसको
थोड़ा सा सही, रब जल्दी ना से वो करें। रेमेडी भी बता दीजिए जो आपने अच्छा, अभी हमें रेमेडी ब्रेक में ये बता रही है थी। कि हाँ। आपने 2 लहसुन के जवे लिए हाँ और उसको आप 2 ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एक सरसों का हाँ। और एक ऑलिव ऑयल। सरसों का ये इसमें मॉइस्चर होता है, तो आपको मॉइस्चर ख़त्म करना है। आपने उसमें जो लहसुन है उसको जला देना है और उसको फिर छान लेना है और फिर 2 या 3 ड्रॉप गरम गरम कान में डालने, बहुत गरम नहीं लेकिन नीम गरम टाइप के। हाँ टिल्ट करके एक कान में उससे- डाल दें। हाँ। 10-15 मिनट तक बच्चे को कहें या बड़े को कहें एक ही साइड पे रहे। सही। अगर बहुत दर्द है तो आप तेल की क्वांटिटी बढ़ा दें। अच्छा। आप देखेंगे नेक्स्ट डे पे उसके कान के अंदर क्या हलक से भी ब्लैकिश किस्म का मटेरियल निकलता है और ये इसका मतलब होता है कि उसने काम किया है और जो चीज़ ब्लॉकेज थी हाँ, वो क्लियर हो गई है। सही। अब ये चीज़ है कि आपके अंदर जाएगा थ्रोट से स्टमक हाँ। में, तो आप कोशिश करें कि वॉमिट कर दे या कुछ इस तरह से कर दे। बच्चे नहीं कर सकते बट सही। इट हैपेंस। इट हैपेंस। सर ये बताएं कि जिस तरह से बताया कि जो एयर पेन है इसके लिए आप लोग सजेस्ट करते हैं, क्या देते हैं अपने पेशेंट्स को कि कान में दर्द है? अब कान में दर्द कितनी वजूहात की वजह से होता है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखिए, जो इन्होंने कहा कि आप कोई ड्रॉप्स रैंडमली ना लें। हाँ ये ऑयल यूज़ करें, 2 किस्म के बताए हैं। जी जी। गरम करके यूज़ करें, हाथ पे 1 ड्रॉप डाल लें पहले, हाँ, खुद हाँ। चेक कर लें कि सही है, फिर डालें, क्योंकि जो भी वैक्स या ब्लॉकेज होगी हाँ, वो नरम हो जाएगी। नरम आप हो फिर जाएगी। पैनाडोल या कोई सिंपल दर्द की दवा दवाई ले लें लें, हाँ। एंड कम फॉर अ चेकअप, बिकॉज अगर ये वैक्स है जो खुद से नहीं निकल निकल सकती, रहा है। बाज़ दफ़ा निकालनी पड़ती है, इसमें कोई सही। बड़ी बात नहीं है। सही। मसला छोटा है, उसको छोटा रहने दें, उसको खामखा हम लोग जब दवाइयाँ खुद से डालते हैं, हाँ। फिर मसले ज़्यादा पैदा होते हैं। ज़्यादा जरासीम आम दवाई से ख़त्म नहीं होगा, हाँ और जो सिंपल चीज़ है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। हाँ। और जो मॉइस्चर की बात करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ। कि उसी से आपके ये फंगल इन्फेक्शन जो मैंने आपको बताए जी, थे जी, जी, जी। वो सारे जन्म लेते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए आपको ये रेगुलर ऑयलिंग विल सेव यू। और फिर साफ़ करने के लिए मैं तो कहता हूँ कॉटन बड का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। लोगों को करना है तो टिश्यू से एक विग बना लें, हाँ। उस ऑयल को अब्जॉर्ब कर लें, तो वो ऑयल अब्जॉर्ब होगा तो कान का जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक खुद आवाज़ जाएगी और Tympanic membrane, कान हाँ। कान अच्छा, खुल कानों में आवाज़ें आना, कानों में रिंगिंग होना, व्हाट्स दैट? ये जो है इस कंडीशन को हम लोग टिनाइटिस कहते हैं। अच्छा, ठीक है? tinnitus, सही। कानों में शोर का होना या सीटी का बजना, बाज़ दफ़ा ये ब्लॉकेज से होती है, बाज़ दफ़ा ये नर्व के डिसफंक्शन की वजह से होती है, बाज़ दफ़ा ये ब्लड प्रेशर से होती है, और बाज़ दफ़ा ये खुद ब खुद किसी विटिलिगो से भी होती है। जी विटिलिगो विटिलिगो से भी होती है। हाँ, कोई भी विटिलिगो आपकी से भी होती है, सिस्टमिक बिल्कुल सही डिजीज़ कह रहे हैं, होगी, हाँ। वो आपके कान को ज़रूर अफेक्ट, ये कान में सीटियाँ बजती हैं, जी जी। और इससे बाज़ दफ़ा आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। Yes. और फिर देन यू आर इन अ बिगर प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम आती जब आप सोने के लिए जाएं या ये किस वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि कान में ये- सीटियाँ बजना और रिंगिंग होना? बेसिकली आपका जो इनर ईयर है, हाँ। वो हवा के प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, राइट। तो जब इनर ईयर में कहीं भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आपका एक हेयर फाइबर है जो चलता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है, अगर वो बाल का फाइबर ज़रूरत से ज़्यादा हिलना शुरू हो जाए तो करंट पैदा होना शुरू होता है, और वो करंट जो है ब्रेन जो है आवाज़ के तौर पे या सीटी के तौर पे परसीव करता है। बाज़ दफ़ा साइनसेस की ब्लॉकेज से भी हो जाता है, नाक बंद होने की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा ईयर वैक्स की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा नर्व वीकनेस की वजह से, बाज़ दफ़ा ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ करने की वजह से होता है। ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ करने तो की वही वजह से। आप प्रिकॉशन जी, जो जी, पहले बताई थी, 60-60 रूल, 60% 60 मिनट्स, कीप इट सिंपल, दैट्स इट। सही। चलिए जी, ये मतलब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो पता लग रही हैं कानों से रिलेटेड, कि हमारे जो कानों की डिजीज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शुरू हाइजीन से ही होती हैं वनज़ा, और फिर उसमें इशू ये होता है कि लोग उसको खुद प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। एक तो डॉक्टर के नहीं चाहते, सुस्ती दिखाते हैं, फिर गले का इन्फेक्शन भी इसी तरीके से होता है, फिर उसमें लोगों को नेज़ल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, साइनस हो रहा होता है, या फिर यहाँ पर जो बोन है उनकी वो थोड़ी ब्रॉडर हो रही है, तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो आज जो है हमने अपने जितना हो सकता था, मुमकिन हो सकता था, हमने कानों से रिलेटेड जो भी रिजर्वेशंस थे वो अपने डॉक्टर्स के साथ में शेयर किए, और आई होप कि इनकी रेमेडी और इनकी जो ट्रीटमेंट टिप्स हैं वो ज़रूर आप जो है वो अप्लाई करेंगे और इसी तरीके से करेंगे
करेंगे, पहले जाके अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराना है। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफ साहब कि आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें एक और सरप्राइजिंग टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई कुछ बात करेंगे हम आज घरेलू झगड़ों पे। और ये जो घरेलू झगड़े होते हैं ना, ये कुछ इस तरह से होते हैं कि इन घरेलू झगड़ों में अगर ये झगड़ा जो है वो नंद और भाभी का झगड़ा है ना, तो ये झगड़ा ऐसे होता है कि ये ना ख़त्म होने वाला झगड़ा होता है। दोनों पढ़ी लिखी होती हैं, दोनों को पता होता है, भाभी जब ये बुला रही होती हैं, ख़वातीन या लड़कियां भाभी ला रही होती हैं, उन्हें पता होता है, वो खुद भी ढूंढ कर लाती हैं, लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि झगड़े शुरू हो जाते हैं और घर में फिर इस तरह का जो है वो क्योस क्रिएट हो जाता है। आखिर ये नंद भाभी का झगड़ा कब ख़त्म होगा? आखिर ये जो भाभी हैं, ये जो नंद हैं, आपस में एक दूसरे को कब एक्सेप्ट करेंगे? और एक्सेप्ट कर भी लेते हैं फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजूहत है? तालीम की कमी, कोई एहसास महरूमी, या फिर वाकई भाई बदल जाते हैं शादी के बाद, या फिर वाकई जो बहनें जो हैं वो एक्स्ट्रा जजमेंटल हो जाती हैं, वो ज़्यादा जज करने लगती हैं, या फिर जो भाभी हैं वो वाकई अपनी नंदों को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती। तो मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान और हमारे साथ मौजूद है मिस ज़रीन। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मिसेस खान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। बिल्कुल, क्योंकि हर घर की ये कहानी है। आप मतलब जिस घर में भी चले जाएं, आपको बहुत कम ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पर जो है वो भाभियाँ नंदों से खुश हैं, नंदे भाभियों से खुश हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहता है। और इसमें जो बेचारा भाई है, जो लड़का है ना, वो पिसरा होता है। अगर वो अलग भी ले जाए, अलग भी चले जाएं, तब भी ये मसला होता है कि ये जो झगड़ा है ना, ये ख़त्म नहीं होता। इसके क्या, आप क्या वजूहात देखती हैं? इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो ये रिश्ता भी ऐसा है, दूसरा मेरे ख्याल जेलसी फैक्टर भी आ जाता है कि अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस भाई दे रहा है बीवी को, तो जाहिर है नंद तो जल जाएगी, बहन जल जाएगी कि हाय कल तो हमारा भाई हम पर जान छिड़कता था, आज देखो बीवी आ गई तो बगल में आकर बैठ गई है, सारी उसकी हुक्मरानी चल रही है, भाई सब उसकी बातें मान रहा है। और अगरचे उसने कोई अच्छी चीज़ ले दी तो एक और फसाद हो जाएगा, वो उधर से कंपटीशन शुरू हो जाएगी, वो जाकर उससे भी महंगा सूट ले आएगी या उससे भी महंगी चीज़ ले आएगी। फिर दोनों में कंपटीशन जब शुरू हो जाए तो वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अगर अपने घर चले गए, कोई गाड़ी ख़रीद ली, उस पर भी हाय भाभी ख़रीद तो ली गाड़ी, ये तो कलर पसंद नहीं है मुझे, ब्लैक कलर क्या ले लिया, आजकल तो रेड कलर इन है गाड़ियों का, रेड या पिंक कलर, और बस वो जलन के मारे उसको बस चोब नहीं देती रहेगी। पता तो रीज़न क्या होती है? एक दूसरे की पसंद से डिसएग्री करना। शादी के बाद, शादी से पहले जो भाभी प्यारी भाभी होती हैं, जो तोहफे तहफ़ का सिलसिला जारी होता है, शादी के बाद यही भाभी जो है सबसे बुरी भाभी क्यों बन जाती है? आप बताएं जरूर। तो अब देखिए, मसला ये है कि सारा पावर स्ट्रगल है, सारा पावर का मसला है। हाँ। अब देखें, जो नंद है पुरानी है उस घर में, वो अपनी जो पावर है वो शिफ्ट नहीं करना चाह रही। सही। और जो आ रही है भाभी, वो चाह रही कि मैं पूरा होल्ड अपने हाथ में ले लूं। सही, सिंपल इज दैट ना। सही। तो अब देखें, इसमें जो कंक्लूजन अगर हम निकालने जाएं तो शॉर्ट और सिंपल सी बात है कि जो घर के बड़े होते हैं उनको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं कहूँगी सास जैसे होती हैं क्योंकि देखिए, मैं इतना ओपनली नहीं बात कर सकती, मैं नंद भी हूँ, मैं भाभी भी हूँ। हाँ। तो अब देखिए, सास जब होती है ना, तो उनको ये करना चाहिए कि जब वेलकम करते हैं हम भाभी को, वो नहीं आ रही, हाँ। तो थोड़ा सा जब उनके आने से पहले कुछ क्लासेस होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए, औरतों में जेलसी फैक्टर ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। तो नंद जो है, नंदे हैं ज़्यादा हैं, तो उनको बिठाएं। देखिए, दो हैं नंद में, एक तो है जो बगैर शादीशुदा की है, और एक जो है वो शादीशुदा है। सही। और यहाँ पे अल्लाह न करे वो डिवोर्स लेके घर में बैठी है, तो वो बड़ी डेंजरस है। हाँ। वो उस वक्त बहुत डेंजरस है। सही। तो अब कोई भी इनमें से तीन एग्जाम में से जो भी आपके पास घर में नंद मौजूद है, हाँ। उनको आप बिठाएं, क्लास दें। हाँ। कि देखिए बेटा, थोड़े दिन के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हम नए आने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर कोई भी मेहमान आता है, हाँ। तो हम ये नहीं पूछ रहे होते बेटा आपने खाना खाया, घर वालों को नहीं पूछ रहे होते, उनको हम प्रायोरिटी दे रहे होते कि प्लीज़ आप ये भी लें, प्लीज़ आप ये भी लें, अच्छे से रहिएगा, फील कंफर्टेबल, यही कहते हैं ना हम लोग सब। तो इसी तरीके से हमें गाइड करना चाहिए नंदों को कि बेटा वो आ रही हैं कुछ अरसे के लिए, भाई भी जो है वो ज़्यादा उनको तवज्जो देंगे, हम पूरे घर वाले भी ज़्यादा तवज्जो देंगे। आपकी अहमियत वही है अपनी जगह, मगर नए आने वालों को थोड़ा सा हम प्रायोरिटी देंगे, फिर मामला एग्जैक्टली। अब देखिए, हम स्पेस देंगे एग्जैक्टली।
अब देखें जैसे शौहर होता है, शौहर का भी ये होता है, वो कहा जाता है ना कि शुरू का चार्म जो होता है बीवी के साथ वो अलग होता है, इसके बाद वक्त गुजरते के साथ जब वो मोहब्बत वाला पीरियड खत्म हो जाता है, जब हम कहते हैं रियल लाइफ में हम आ गए हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ जब स्टार्ट होती है तो सब सेटल हो चुका होता है, फिर वो झगड़े भी हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर औरत उसको उस तरीके से नहीं देखेगी कि मेरा मियाँ जो है वो पहले मुझे इतना टाइम, क्योंकि उसने ऑफ ली हुई थी शादियों की, इसलिए आपको ज्यादा टाइम दे रहा था, अब उस पर जिम्मेदारी है, बच्चा भी है, तो वो सब देख के चलना पड़ता है। तो ये हमारे बड़ों का काम है कि उनको समझाया जाए कि बेटा इस तरीके से नहीं होता। पावर कुछ भी नहीं है, मतलब आप वो किचन के मसालों से शुरू होकर ज़बान के मसालों तक खत्म होती है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, मसला सारा ये है कि हम ये तो बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं, चलें जी बड़ों का काम है, लेकिन बड़े किस हद तक समझाएंगे मिसेस खान? मसला सारा ये होता है कि जो बड़े होते हैं ना, वो आपको कब तक समझाएंगे, क्योंकि बड़ों ने आपको तालीम तरबियत इसीलिए, अगर आपके पास कॉमन सेंस ही नहीं है, आपके पास एस्थेटिक सेंस नहीं है, आपके पास घर में ज़िंदगी गुजारने का सेंस ही नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आप चाहे भाभी के साथ रहें या अपनी सगी बहन के साथ रहें, आप लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। ये जो पर्टिकुलर झगड़े होते हैं ना, ये जिस तरह से ज़रीन ने कहा कि पहाड़ झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये पहाड़ झगड़ों से ज़्यादा जो है ना, ये अपनी एहसास महरूमी और कमतरी भी होती है कि एहसास कमतरी। अब अगर किसी के घर में कोई भाभी आई है, या तो अगर भाभी के साथ उसकी तरबियत के इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली उसको पता होगा कि भाई ठीक है, मैंने इस चीज़ को इस तरह से हैंडल करना है। और अगर नंद के साथ तरबियत के इश्यूज़ हैं, तो उसको पता है कि भाई मेरी भाभी ने आना है, तो मैंने उनको जो है आते ही बता देना है कि ये घर मेरा है। हालांकि घर दोनों का है, चाहे भाभी हो या नंद हो, घर दोनों का होता है, लेकिन आने वाले को रिस्पेक्ट करें, थोड़ा सा स्पेस दें, और अगर आप स्पेस देंगे तो वो उसी का घर है ना, इन दी एंड आपने तो कहीं और चले जाना है। मसला सारा ये होता है कि यहाँ पर हर चीज़ बड़ों पे डालने के बावजूद भी बड़े वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर आपके माँ बाप जो तरबियत और तालीम आपको देते हैं वो किस वजह से देते हैं? भाई अगर किसी भाभी की घर में बात सुनी जा रही है, अगर देवर उसकी बातें सुन रहे हैं तो प्रॉब्लम है, अगर किसी नंद को भाई ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है कि भाई ये तो मेरा शौहर है, अपनी बहन को क्यों प्यार करता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये जस्टिफाई करना सीख लें कि आप उसको अपनी जगह पे रख लें, हर किसी को अपनी जगह पे रख लेना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो भाभी आ रही है वो ज़रा ये सोच ले कि ये जो बहन भाई का रिश्ता था ना, ये मुझसे बहुत पहले था और ये बॉन्ड इनका रिश्ता है, यानी ये जो बॉन्ड है ना, ये मेरे उसके भाई के 5, 6, 7 साल पहले से जो है ना वो था। मतलब अगर किसी की पसंद की भी शादी हो रही है तो वो आपस में 5 साल किसी को पसंद करता रहा होगा, फिर शादी की होगी, 6 साल पसंद करता रहा। मैं अपनी बहन के साथ वो गुज़िश्ता 20 सालों से रह रहा है, तो उसकी बहन ने उसके अप एंड डाउन भी देखे हैं, उसकी बहन को अपने भाई की आदत भी ज़्यादा पता है। तो अगर आने वाली लड़की थोड़ा सा स्पेस कर ले या थोड़ा सा अपना दिल बड़ा कर ले और थोड़ी सी जगह रख ले इस बात के लिए कि जो नंद है बेचारी, वो उसका भाई है, वो उसको उसी तरह से कहेगी कि भाई आप जाके मुझे चिप्स ला दें। वो शादी से पहले भी चिप्स मंगा रही है, वो शादी के बाद भी चिप्स मंगा रही है, लेकिन शादी के बाद वाला चिप्स मंगाना जो है वो भाभी को बर्दाश्त नहीं है कि क्यों। इस पे क्या बोलेंगी मिसेस खान? अब मैं ये कहूँगी कि लोगों में अब दरअसल पेशेंस नहीं रही, और ये दोनों तरफ का झगड़ा है ना, नंदे बर्दाश्त करती हैं ना भाभियां बर्दाश्त करती हैं। दोनों में पेशेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए सोच समझ कर आप बात करें, दूसरों से प्यार करें। अगर वो मंगवा रही है तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात होगी। तुम भी अपने लिए कह दो कि मेरे लिए भी आते हुए मेरे लिए भी ले आना, तुम्हारे लिए भी आ जाएगा, मजा आएगा। दोनों खा रही हैं बैठकर, एंजॉय कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, क्योंकि वो जहाँ से आई है उसका भी तो कोई भाई होगा ना, वो भी तो अपने भाई की लाडली होगी। लेकिन ये देखो ना, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि आप चिप्स के ऊपर, मैंने सुना है कि रोना शुरू कर दिया था एक दफा एक लड़की ने। बिल्कुल, ये देखो पहले मेरे लिए चिप्स लाता था, अब चिप्स नहीं लाता। ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें। चलो अब उसकी बीवी आ गई, उसने उसको अटेंशन दे दी, तो तुम फॉरगेट इट एंड फॉरगिव इट। फॉरगेट और फॉरगिवनेस तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं ना, हम भूल जाए। मैं तो कहती हूँ कि जो लोग अपनी भाभीियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, उनको चाहिए अपने भाइयों की शादियां ना करें, बस बैठा के रखें और कमाई खाते रहें, इस झगड़े से सुकून में रहें। तो यही हल है, यही चाहती हैं ज्यादातर बहनें। एक भाभी लाने को तो 4 साल तक तो वो ढूंढती रहती हैं, घर जाती हैं। सही, बिल्कुल। पता नहीं उनको कैसी नाक मुंह वाली लड़की चाहिए होती है, कैसी डिमांड करती हैं लड़कियां। कैसी जो नंदे आपके पास आती हैं वो क्या कहती है, भाई के लिए क्या हूर परी चाहिए?
चांद सा टुकड़ा हो, खूबसूरत हो, टॉल हो, स्लिम हो, डॉल सी हो, भाई ये तो अल्लाह मियाँ पता नहीं, तुम या तो अपने हाथों से बना कर रख लो सामने। जो बनी हुई लड़कियां उसमें तुम क्यों ऐब निकाल रहे हो? अपने आप को तो पहले देखो कैसे बन ठन के जाती हो या किस तरह जाती हो, और दूसरों की लड़कियों के ऊपर तुम लोग 100 बातें बनाते हो। ये कोई तरीका? ये कोई तरीका नहीं है। उसके लिए वो भी पढ़ी लिखी है, अच्छी बात कर रही है अच्छे घर से, और आप 10 बातें उसके ऊपर बनाकर जा रहे। तो खड़ी होकर तो दिखाना, थोड़ा चल कर तो दिखाना, अच्छा जरा मुझे ये उठा कर दिखाना, ये करके दिखाना। हाँ ये तो ग्लास साफ नहीं है, अल्लाह ये तुम कैसे सर्व कर रही हो, अल्लाह ये क्या कर रही हो, हाय हाय ये तो इसके साथ मैच नहीं, कारपेट तो कर्टन्स के साथ मैच नहीं हो रहा है, आपने घर कैसा रखा हुआ है। ऐसी बातें कोई करने वाली होती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखो ना, आप इंसान की हैसियत देख कर जाओ। अगर आपको इतनी मालो दौलत वाली चाहिए, इतने घर वाली चाहिए, तो उस घर में जाओ, आप देखें माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन मिसेस खान ये भी तो होता है ना, जिस घर में अगर कोई रिश्ता देखने जा रहा है तो उनको पता है ना कि भाई ये लड़के वाले आएंगे और रिश्ता देखेंगे, तो वो अपने थोड़े पर्दे नए ना रखें लेकिन साफ तो कर लें। मतलब इससे तो उनका पैशन शो होता है ना कि आप आने वाले की किस तरीके से जो है ना वो के लोग जो हैं, घर वाले जो हैं और लड़कियां जो हैं, उनमें इतनी तमीज आ गई है कि अगर कोई आएगा घर में तो घर को थोड़ा साफ सुथरा रखेंगे। और बल्कि माओं ने कप सॉसर्स और ग्लासेस अलग से रखे होते हैं, ट्रेज भी कि कोई खास मेहमान आएगा तो उसमें सर्व करेंगे। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना हम तो बहुत सादा लोग हैं। भाई सादा होने में और घर गंदा रखने में बड़ा फ़र्क होता है। आप सादा हैं बहुत अच्छी बात है, गरीब है नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। सफाई रखनी चाहिए। सफाई जो है वो गरीब के लिए भी है और सफाई जो है वो अमीर के लिए भी है। प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो पैसे नहीं होते, प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो सफाई होती है। आपके पास कच्चा मकान है नो प्रॉब्लम, आप उसे साफ कर लें। मगर यूजुअली क्या होता है कि लोग इस चीज़ को छुपाते हैं, हम तो सादा हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो नेचुरल हैं। भाई नेचुरल हैं तो क्या नेचुरल आप साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम होती है। फिर इन्हीं घरों से जब उठा के जब भाभियों को ले आते हैं, या इन्हीं घरों की बेटियां जो कहीं और, यही जो नंदे होती है कहीं और भाभियां बन के चले जाती हैं, तो वो फिर वो टॉन्टबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर वो टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले यही भाभी, यही रिश्ता जो है वो सादा लग रहा होता है, इनोसेंट लग रही होती है भाभी, घर वाले बड़े शरीफ लग रहे होते हैं और नंदे बड़ा प्यार कर रही होती हैं। फिर यही जो है उनकी गुर्बत के ताने आ जाते हैं कि तुम्हारे घर में तो ये नहीं था, तुम तो गरीब थी, तुम तो फलाना था ढिमकाना था, हमने तो रिश्ता कर लिया। ये क्या प्रॉब्लम है कि ये सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं ये नेगेटिव बनते हैं, फिर उसके बाद यही तानों में तब्दील हो जाते हैं। और आप देखें सारी ज़िंदगी यही ताने चलते हैं। मतलब वो जिस क्राइटेरिया से खातून को, भाभी को उठा के लेके आए, वो फिर उसको ताने मारते ही रहेंगे उसी क्राइटेरिया से कि हमने तो ऐसे रिश्ता किया या हमने तो इस रीज़न की वजह से रिश्ता कर लिया। बाद में यही पॉजिटिव चीज़ें जो है ये हो जाती है नेगेटिव। ये क्यों हो जाती है ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नंद भाभी के झगड़े की हो रही है बात और इसके ऊपर सकीना हमारे साथ हैं, मिसेस खान हमारे साथ हैं। सकीना, मैंने वही क्वेश्चन छोड़ा था कि भाई ये मैटर कब सॉल्व होगा, और दूसरी बात ये है कि ये जो पहले पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो सादगी देख के पहले लाते हैं, बाद में वो सादगी जो है वो गुर्बत में तब्दील हो जाती है और एहसान में भी तब्दील हो जाती है। ये क्या मसला होता है? देखिए, हम लोग जो है ना 2 तरह के लोग हैं। मतलब जब सास जो है खुद से ब्याह के लेके आएंगी तो वो बहुत गुडी होंगी, और वही जो लड़का है वो अपनी मनपसंद शादी कर लेगा तो वो लड़की बहुत बुरी हो जाएगी। तो ये शॉर्ट, और ये बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे भी देखा है कि सास जो अपनी पसंद से ब्याह के लाई है, सास की नज़र में वो लड़की बुरी हो गई, शौहर ने उसको अच्छे से अपना लिया और उसको यहाँ बिठा लिया। जब यहाँ बिठा लिया सर पे तो सास को फिर इशू है कि भाई हमने तो आपको ये देख के पसंद किया था। अब उनमें उसी औरत में जो है खामियां नजर आने लग गई। सारा मैंने आपसे पहले वर्ड कहा था पावर गेम। अब वो जो लड़की को जब पावर, और जब वो लड़की को भी पावर मिल जाता है, उसको समझ आना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि यार ये तो ठीक है, सास मैटर नहीं करती, शौहर मुझे चाह रहा है। इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसे ये बताना शुरू कर दे शौहर की चाहत ही बड़ी है आपके लिए। अब देखिए हमारे आसपास के जो लोग हैं ना वो बड़े आपके कान भरते हैं और गलत गाइड करते हैं। वो ये कभी भी नहीं बताएंगे आपको कि पूरे घर को लेके चलना है आपको। पूरे घर आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो सास भी है और नंद भी है, देवर भी है, जेठ भी है, चिटानी भी है, सबको लेके चलना है, छोटों से लेके बड़े तक। बच्चा है ना वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तब आप स्ट्रांग हो सकती हैं। देखिए सिर्फ आप ये
समझ रही है कि मैं रूम तक स्ट्रांग हूँ और मेरा शौहर जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया कि शौहर जो है बाहर बीवी को चमाटा मार लेता है और फिर कमरे में आके पैर पकड़ रहा होता है। पैर पकड़, हाँ ये भी बड़े होते हैं कि अपने माँ बाप या बहन भाई को खुश करने के लिए उनके सामने जो है वो डुअल फेस दिखा दिया। होते हैं ना वो भी इस माशरे में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए सारा हमारा जो माशरा है ना वो पूरे फेसेस से भरा हुआ है। अब जो हम जो है ना हमारी प्रायोरिटी क्या है वो हमें देखनी है। सकीना, अच्छा ये जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये डबल फेस वाली जो आपने बात की है, डबल फेस आपको ना बहन के साथ रहना चाहिए ना आपको डबल फेस अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। अगर आप बहन को भाभी के सामने डांट रहे हैं तो आप उसको पीछे से भी डांटेंगे। अगर आप बीवी को अपनी बहन के सामने डांट रहे हैं तो फिर पीछे से भी डांटे। जब आप डबल फेस होते हैं ना आप फंस जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि कुछ दिन तो इस तरह की चीजें चल रही होती है, लेकिन फिर बाद में जब क्लैशेस बढ़ते हैं ना तो फिर वही लोग बोल रहे होते हैं कि जी पीछे से तो आप ये बात कर रहे थे। इस तरह बहुत सारे भाई भी फंस जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बेचारे जो मर्द हजरात है ना, मैं उनको इस वक्त बेचारे ही कहूंगी। बेचारे, तो वो जो डुअल फेस मर्द हजरात जो करते हैं ना उनको करना जरूरी हो गया बहन। अच्छा, मसला ये देखें अब वो क्योंकि अगर वो बिल्कुल खुल के बोल देंगे ना मामला बहुत बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। सही। अब वो देखिए हमारा इस्लाम भी यही कहता है बीवी को आप लाइटली डील कर लो कमरे में ले जाके। और माँ को देखे, माँ का दर्जा तो कोई आप किसी को भी नहीं दे सकते। इसमें चले अगर वो डबल फेस प्ले कर रहे हैं मतलब अच्छे वक्त की वजह से, अच्छे वे में, मतलब ठीक है पॉजिटिव हालात को बेहतर रखने के लिए, लेकिन इसमें कब तक बात हुई रहती है ना कि कब तक आप ऐसे चलते रहेंगे। मसला सारा ये होता है कि लोग, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई ये जो नंद भाभी का झगड़ा है, ये जो सास बहू का प्रॉब्लम है, तो इस वक्त ये सास और उसकी बात, और कभी कभार नंद भी, लेकिन नंद जो है ना, नंद अपनी पावर नहीं दे सकती शिफ्ट, चाहे उसकी शादी भी हो जाए ना तो उसे ये होता है ये मेरा भाई वैसे ही रहे। मगर देखिए लाइफ चेंज होती है। हाँ, देखिए लाइफ चेंज होती है जब शौहर और मियाँ बीवी की भी लाइफ चेंज होती है। एक टाइम पीरियड होता है जिसको कहते हैं हनीमून पीरियड। वो जब आपका तमाम हो जाता है तो बहुत सारी लड़कियां उसको हजम नहीं कर पाती कि वो तो इतने गुडी गुडी थे उस वक्त, अच्छे हनीमून पीरियड। अब क्या हो गया, आप तो बदल गए। आप तो अब वो ये नहीं समझ रहे कि बच्चे की जिम्मेदारी भी आ गई है। मुझे आपके लिए भी कमाना है जो आप नहीं आई हो। अगर आपके पास वो सारी आसाइशें नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होगी, डिज़ाइनर ड्रेस नहीं होगा तो आप मुझ पे चीखेंगी। तो मुझे उसके लिए स्ट्रगल करनी है, उसके लिए टाइम चाहिए। मैं आपको इग्नोर भी कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज हो, क्योंकि आदमी जो है बाहर जाके कमाते हैं। रोड पे डील करना आसान नहीं है। हम औरतें जो है AC में बैठ के सब आती हैं, मगर जो मर्द बाहर स्ट्रगल कर रहा होता है उसको ना सास देख पाती है कभी कभार, ना नंद देख पाती है, ना मतलब सकीना की बातों से इस तरह से लग रहा है कि ना नंद ने ठीक होना है ना सास ने ठीक होना है। ये जो मर्द बेचारे हैं, ये जो हमारे भाई हजरात होते हैं, इन्होंने जो है वो अम्मी से कहना है आप ठीक कह रही हैं, और बेगम को कहना है आप ठीक कह रही हैं, बहन को कहना है आप ठीक कह रही हैं। मतलब सब अच्छा है कि रिपोर्ट इन्होंने जो है वो तीनों को देनी है, लेकिन खुद इटसेल्फ ख्वातीन जो है वो अपने आप को बेहतर नहीं करने लगी। मिसेस खान, अब यहाँ पर मैं ये बात कहूँगी कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये ख़त्म भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर आदमी बहुत स्ट्रांग हो और डे 1 से बोल दे, यही तो मैं अभी कह रही थी उनको कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर वो कह दे। हाँ, अगर वो कहे जैसे मेरा बेटा है, जैसे और बच्चे भी स्ट्रांग हैं और ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो वो अपनी बीवी को वेरी फर्स्ट डे कह देंगे तुम्हारा मुकाम तुम्हारी जगह है, तुम्हें मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, तुम जो चाहोगी मैं करूँगा, लेकिन तुम मेरी माँ के मामलात में नहीं बोलोगी। My mother is my mother. She is the head of the family. तो you should interfere in her affairs. जो वो कर रही हैं वो घर के लिए अच्छा करती हैं, लेकिन आप जो करेंगी मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगा। आपको मैं लेट डाउन नहीं कहीं करना चाहता, और ना मैं करूँगा, ना मेरी माँ आपको इंसल्ट करेगी, ना मैं चाहूँगा आप इंसल्टेड हों इधर इस घर में, आप डिग्रेड हों। तो अगर सेंसिबल आदमी होगा, पढ़ा लिखा स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, तो फिर घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। हमारे घर तो नहीं होती, क्योंकि मेरे बेटे सही, ये समहाउ डिपेंड करता है, मर्दों पर भी डिपेंड करता है। तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी जान हो और तुम सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। माँ के मामले में और बहन जो कर रही हो उनको करने देना। यू डोंट हैव टू वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं तुम्हारी केयर करूँगा, जो तुम्हें चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूँगा, जैसे तुम हो तुम। चले बिल्कुल, ये बात तो कभी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इस तरीके से चीजें मैनेज हो सकती हैं। और ये जो बात है ना ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती। नंद भाभी सास, ये इस तरह की बातें हैं कि हम 2 घंटे भी और शो कर लेना तो इस पे चीजें निकलते रहेगा। हाँ, कोई ना कोई चीजें आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, बहुत शुक्रिया सकीना मैम हमारे शो पर आई। अच्छा जी, शो का टाइम हो गया एंड अप। आज का शो आपको कैसे लगा ये बताइए हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।